1000 करोड़ रुपए को लेकर भगौड़ा घोषित मेहुल चोकसी को एक लंबे अरसे के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद, लगभग 6 सालों के बाद वापस बेल्जियम से भारत लाया गया है। तो इसमें क्या कांड किया था आखिर, और पीएनबी को कैसे इसने 14,000 का घपला कर दिया और बेल्जियम से लाया गया। तो उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि बेल्जियम क्या है, अभी इसने कैसे घोटाला किया। आप सुन के एकदम चौंक जाएंगे कि किस तरह से भ्रष्ट अधिकारी थे सब पीएनबी के अंदर, जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किया था यहाँ पर। तो पहले थोड़ा सा हम लोग समझ जाते हैं बेल्जियम के बारे में। इसे बेल्जियम से लेकर आया जा रहा है यूरोप में, भारत में। बेल्जियम में एक्चुअली ये था नहीं, बेल्जियम में इलाज करने गया था और वहीं बेल्जियम से पकड़ा के इसे लाया गया है। अब इसका इलाज परमानेंट भारत में होगा। बेल्जियम के बारे में थोड़ा समझते हैं। बेल्जियम हीरे की कटिंग के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया में हीरे की कटिंग के लिए बेल्जियम और सूरत प्रसिद्ध है। हीरे की असली वैल्यू होती है उसे कटिंग करके। जब हम हीरे को कट करते हैं तो हीरे और सोना में अंतर होता है कि सोना का टुकड़ा भी हो गया तो फिर से गला के उसे बना सकते हैं, बट हीरा में ऐसा नहीं होता है। अगर वो छोटा टुकड़ा हो गया तो फिर उसे तोड़ के हम लोग दोबारा इसे अलग जगह पे हम लोग बना नहीं सकते हैं। यही वजह है कि कई बार हीरे की जब कटिंग की जाती है तो कुछ छोटे छोटे पार्ट पुर्जे हीरे के बच जाते हैं, तो उसे हम अंगूठी के साइड वाले में या छोटे छोटे गहने में लगा के हम लोग यूज कर लेते हैं। तो हीरे की कटिंग के लिए बेल्जियम है। दूसरा, बेल्जियम जो है इसे यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। कॉकपिट जहाज के अगला हिस्सा को कहते हैं, जहां पायलट बैठता है, इसलिए यूरोप का कॉकपिट कहा जाता था। क्योंकि पहले ना जो भी लड़ाइयां होती थी ये बेल्जियम के वाटरलू के मैदान में होती थी और वहीं से डिसाइड हो जाता था यूरोप पे कब्जा कौन करेगा। इसी तरह से फ्रांस का राजा था लुईस 16वां को 1793 में फांसी चढ़ा दिया गया, सबके सामने मार दिया गया और सेनापति था नेपोलियन और फ्रांस का राजा बना नेपोलियन। नेपोलियन ने सोचा कि क्यों ना हम पूरे यूरोप को कब्जा कर ले। नेपोलियन यूरोप पे कब्जा करने के लिए बेल्जियम की ओर बढ़ा। तो बेल्जियम में एक वाटरलू का मैदान है। बेल्जियम में इस वाटरलू के मैदान में 1815 में जब लड़ाई होती है तो यह वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन हार जाता है और यह नेपोलियन की आखिरी लड़ाई होती है। इसमें वियना संधि होती है और नेपोलियन को एल्बा द्वीप पर भेज दिया जाता है, लेकिन नेपोलियन यहाँ से वापस आ जाता है। फिर नेपोलियन को यहाँ से पकड़ के सेंट हेलेना द्वीप पे भेज दिया जाता है, जहाँ यहाँ नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है। तो ये तो रहा बेल्जियम का इतिहास। लेकिन बेल्जियम से जो पकड़ के मेहुल चोकसी आए हैं, इन्हें इंटरपोल पे कैसे रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था, बेल्जियम ने कैसे प्रत्यार्पण संधि के तहत इन्हें भेज दिया। तो रेड कॉर्नर नोटिस, इंटरपोल और प्रत्यार्पण क्या होता है इसे समझते हैं। देखिए, जब कोई क्रिमिनल कोई बड़ा अपराध करके अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में भाग जाता है तो वहां पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए एक इंटरनेशनल पुलिस बनाई गई है जिसे शॉर्टकट में इंटरपोल कहा जाता है। इंटर मतलब इंटरनेशनल, पोल मतलब पुलिस। इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन्स शहर में है। अब अगर कोई इंटरनेशनल अपराधी है तो उस देश का पुलिस डिपार्टमेंट इंटरपोल को कहेगा कि इस अपराधी को पकड़ना है हमें। जैसे अगर सऊदी अरब से भागा तो सऊदी अरब भी उसे कहेगा, रसिया से भागा तो वो भी उसे कहेगा। अब उसे सबूत दिया जाएगा। तो इंडिया की पुलिस ने सारे ही सबूत दिया कि इस अपराधी को पकड़ना है हमें। जैसे अगर सऊदी अरब से भागा तो सऊदी अरब भी उसे कहेगा, रसिया से भागा तो वो भी उसे कहेगा। अब उसे सबूत दिया जाएगा। तो इंडिया की पुलिस ने सारे ही सबूत दिया। इन सबूत के बाद उस नाम के, उस व्यक्ति के नाम पर एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है और यह रेड कॉर्नर नोटिस हर एक देश के पुलिस को भेज दिया जाता है कि भैया ये आदमी जहां भी मिले आप इंटरपोल को सौंप दीजिएगा, और इंटरपोल वापस जिस देश का अपराधी उसे सौंप देता है। अभी जैसे नीरव मोदी को लाना है, अभी देखे रहेंगे तहर्रुर हुसैन राणा आया हुआ है, अभी मेहुल चोकसी आए हुए हैं। तो ये बड़ा इंटरपोल बड़ा अच्छा काम करता है। 195 देश हैं इंटरपोल में, बड़े अपराधी इंटरपोल की मदद से बहुत इजीली पकड़े जाते हैं सब। तो इसमें भारत का इंटरपोल ने भी मदद किया था। अब ये समझना है कि आखिर ये मेहुल चोकसी ने कांड किया कैसे था। ये दोनों चाचा भतीजा हैं सब, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी। इन्होंने इतना शातिर ढंग से कांड किया कि सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। देखिए, अगर हमें कोई विदेश में सामान खरीदना है तो हम अगर किसी विदेश में, सपोज कीजिए कि हमें विदेश से एक एमआरआई मशीन खरीदनी है 10 करोड़ की, तो हमें विदेश की कंपनी जैसे जर्मनी, हम जाएंगे कहेंगे कि हमें सामान भेज दो, हम पैसा दे देंगे यहाँ पे। तो वो डरेगा कि भाई इंडिया में सामान भेज देंगे, अब पैसा नहीं दिया तब, और हमको कहेगा कि एडवांस पैसा दे दो, हम भी डरेंगे भैया उसको हम 10 करोड़ दे दे एमआरआई मशीन में, हमको ना दे, तो हम दोनों डरेंगे। तो इसमें एक बीच में आता है बैंक। तो हमें जो पैसा, हम बैंक आता है बीच में, तो हम क्या करेंगे, वो पैसा हम बैंक को देंगे और बैंक उस पैसे को लेटर ऑफ क्रेडिट बनाएगा।
बनाएगा, उस पैसे का लेटर ऑफ क्रेडिट बनाएगा और कहेगा कि इस व्यक्ति को आप यह सामान भेज दीजिए, इन्होंने जो पैसा दिया है वो मेरे पास है, आप हमसे ले लीजिएगा। एक तरह का ये व्यापार में भुगतान यानी पेमेंट की गारंटी बनता है लेटर ऑफ क्रेडिट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट मेहुल चोकसी और नीरव मोदी ने पंजाब बैंक से फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट बना दिया, फॉरेन के लिए, विदेश व्यापार करने के एफएलसी बना दिया। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन यह लेटर ऑफ क्रेडिट फर्जी निकला, यह लेटर ऑफ क्रेडिट फर्जी था। यानी विदेश, अब समझिए ध्यान से, लेटर ऑफ क्रेडिट जारी तो कर दिया गया लेकिन पीएनबी बैंक को इसके बारे में नहीं बताया गया। तो पीएनबी बैंक गारंटर बन गई मेहुल चोकसी और नीरव मोदी की। अब ये लोग जाके बाहर में हीरा खरीद लिया, हीरा खरीद लिया। अब विदेशी व्यापार को तो सामान देता है, लेटर ऑफ क्रेडिट देखिए, हीरा खरीदने के बाद उनको कहा कि दो भैया पैसा, ये क्या गारंटी है, तुमको पीएनबी बैंक दे देगा। अब बैंक को पते नहीं है। अगला कांड ये सब क्या किए सब समझिए। अगला कांड में इन्होंने LOU बनाया, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। LOU क्या होता है कि अगर हमें विदेश में कहीं से लोन लेना है, जैसे चाइना से लोन लेना है, ब्रिटेन से, कहीं से किसी कंपनी को लोन लेना है, तो अगर हम ही अमेरिका से लोन ले ले, अब भाग जाए तो अमेरिका तो हमको खोजते रह जाएगा। तो जब कोई देश लोन देना चाहता है तो उसके लिए भी एक बैंक गारंटर बनती है कि हाँ इस व्यापारी को आप लोन दे दीजिए, अगर ये नहीं चुका पाया तो बदले में हम चुकाएंगे। तो जैसे पीएनबी बैंक इनका लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOU बन गया। लेकिन इसका रूल होता है कि अगर बैंक, पीएनबी बैंक इनका गारंटर बन रहा है तो पीएनबी बैंक इनके सिक्योरिटी डिपॉजिट रखे, इनके कुछ मॉर्गेज करे, कोई जमीन मॉर्गेज करे कि सूखले गारंटर बन जाएंगे। पीएनबी बैंक के बड़े अधिकारियों को पता ही नहीं था कि पीएनबी बैंक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग LOU जारी कर चुका है नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का। और ये लोग क्या किए, इसके मदद से अलग अलग देशों से लोन ले लिया, अलग अलग देशों से लोन लेकर 14,000 करोड़ का लोन हो गया यहाँ पे। और वो विदेशी जो थे वो तो लोन देते जा रहे थे क्योंकि यहाँ पर उनको पंजाब बैंक का LOU मिला हुआ था। अब जब वो वापस मांगना चालू किए कि भैया हमारा दो, फ्रैंकफर्ट से आने लगा, बेल्जियम से आने लगा, बहरीन से वापस आने लगा, यहाँ पे मॉरिशस से आया, हांगकांग से आया कि भैया हमारा पैसा पीएनबी दो। पीएनबी कह रहा है कि पीएनबी को तो ऊपर में पता ही नहीं था। अब समझिए सबसे खतरनाक कांड जब इन्होंने सीबीएस को बाईपास कर दिया। देखिए सीबीएस जो सिस्टम होता है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, सीबीएस सिस्टम बैंकिंग का रीढ़ कहा जाता है। हम जब भी किसी को अपने अकाउंट में पैसा जमा करते हैं तो बैंक उसे एक सॉफ्टवेयर में एंट्री कर देती है जिसे कहते हैं सीबीएस, जिससे पता चल जाता है कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा आया। इवन जब हम निकालते हैं तो उसे भी सीबीएस में एंट्री कर दिया जाता है और ये सेंट्रलाइज मशीनरी सिस्टम होती है, कोई भी चेक कर सकता है। इसी सीबीएस सिस्टम में कोई कितना लोन लिया उसको एंट्री किया जाता है। तो नियम यह कहता है कि अगर व्यापार कोई सामान खरीदने के लिए हम लेटर ऑफ क्रेडिट जारी कर रहे हैं कि इस व्यक्ति को 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ का सामान दे दीजिएगा, यह व्यक्ति पैसा दे देगा और नहीं देगा तो हम उसके गारंटर बन रहे हैं, तो ये गारंटी वाला लेटर ऑफ क्रेडिट को भी तो सीबीएस में रखना चाहिए, एंट्री करना चाहिए। दूसरा कि अगर इन्हें विदेश व्यापार करने के लिए लोन चाहिए तो LOU को भी पंजाब नेशनल बैंक का यह फर्ज बनता था कि अपने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के अंदर एंट्री करना चाहिए ताकि बैंक के जितने बड़े अधिकारी हैं उन्हें पता चल सके कि विदेश में ये दो लोग छुट्टा सांड बन के घूम रहे हैं, पीएनबी बैंक की गारंटी लेकर कि इसके मदद से चाहे जितना लोन ले ले और इसके मदद से चाहे जितने का हीरा खरीद ले। तो व्यापार करने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट और लोन लेने के लिए लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग चाहिए। इसमें भी दो शर्त होती है। लेटर ऑफ क्रेडिट का भी एक लिमिट होता है कि कितना सामान खरीद सकते हो, पीएनबी वालों ने लिमिट हटा दिया। LOU का भी एक लिमिट होता है कि कितना विदेश से लोन ले सकते हैं, इसका भी लिमिट हटा दिया और किसी को पता ना लगे इसलिए इसकी एंट्री कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में नहीं दिया, सीबीएस में नहीं दिया। जब इसकी जांच ईडी और सीबीआई कर रही थी तो माथा पीट रहे थे सब कि गजब का ये सेटिंग बाज आदमी है सब, पीएनबी बैंक वाले क्या खतरनाक काम किया है आप लोग। इतना बड़ा कांड कर कर ये मेहुल चोकसी भारत से भाग गया और भारत से भागा ऐसे देश में, एंटीगुआ नाम के देश में, अमेरिका के पास भागा, एक छोटा सा द्वीप में जहां पर हमारे देश में ऐसा कोई समझौता नहीं है कि हम एक दूसरे के कैदी को
आदान प्रदान करेंगे। लेकिन मेहुल चौकसी की तबीयत खराब हो गई, वो इलाज कराने आ गया बेल्जियम में, और बेल्जियम में जैसे इलाज कराने आया, एक्स्ट्राडिशन संधि अर्थात प्रत्यार्पण संधि के तहत उसे गिरफ्तार करके भारत में भेज दिया गया। ऐसे ही गिरफ्तारियों में सबसे बड़ी बाधा बनते हैं ह्यूमन राइट्स वाले, कि आप किसी कैदी को क्यों मारेंगे, फिर वो अपने स्वास्थ्य का बहाना बना देते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। या फिर ब्रिटेन जैसे देश में कानून ऐसा टफ बना दिया गया है कि अगर कोई करोड़ों रुपया भाग गया है लेके, तो ब्रिटेन में उसका मुकदमे 10 साल चलेगा। जैसे अगर कोई भारत में चोरी कर लिया या लड़ाई कर दिया, तो भारत का कानून ऐसा है कि उसे चोर साबित करते करते आपको 10 साल लग जाएंगे। अरे भारत ने क्या, पूरी दुनिया ने देखा 2012 में जब निर्भया का रेप हुआ था, उसको सजा दिलाने में, फांसी चढ़ाने में हम लोग को 10 साल लग गया। तो ये सब चीजों में तो बहुत देर हो जाता है। तो बहुत सारे अड़चने होते हैं कि हम जब किसी विदेशी देश के से प्रत्यार्पण कराते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। अभी मेहुल चौकसी भारत आ गए हैं, अब उनसे एक एक चीज की जानकारी निकाल ली जाएगी। भारत ने 48 देशों के साथ प्रत्यार्पण संधि किया है, यानी आपका क्रिमिनल अगर मेरे यहाँ आया तो हम लौटा देंगे, हमारा यहाँ आपके गया तो आप भी हमें लौटा दीजिएगा। तो ये अच्छी चीज है प्रत्यार्पण संधि। अभी भारत ने प्रत्यार्पण संधि के तहत अमेरिका से तहव्वुर राणा को वापस भारत में लाया है। ये वही व्यक्ति है जिसने मुंबई ब्लास्ट का 26/11 ताज होटल और जो मुंबई में ब्लास्ट हुआ था उसका मास्टरमाइंड था। यह कनाडा का नागरिक है, पाकिस्तानी मूल का है, कनाडा में जन्म लिया। पाकिस्तानी चाहे जहां भी जन्म लोगे, डीएनए तो चेंज नहीं होने वाला है। सोच रहे तुम आतंकवादी ये बनोगे जाके वहां पे। तो कनाडा का नागरिक है, इंडिया में आके 2008 में 26/11 हमला कर दिया और यूएसए में जाके शिफ्ट हो गया। अब कनाडा कह रहा है कि भैया नागरिक मेरा है, इंडिया कह रहा है कि भाई हमारे यहाँ कांड किया है तो नागरिक किसी का हम टांगेंगे, और ये अमेरिका में गिरफ्तार है। अब ये अमेरिका में कैसे गिरफ्तार हो गया? देखिए, हमारी खुफिया एजेंसी वाले थोड़ा तो भाई एक्टिवेट रहो, थोड़ा एडवांस बनो। ये हमारे यहाँ ताज होटल पे हमला किया, ताज होटल पे, और इसकी खबर लगी ब्रिटेन को। ब्रिटेन ने इसके बारे में सूचना निकालना चालू किया, तहव्वुर हुसैन राणा और डेविड हेडली के बारे में। और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी मिलिट्री इंटेलिजेंस उसकी यूनिट 5 MI5 कहा गया, MI5 ने अमेरिका को यह सूचना दिया कि जो मुंबई बम ब्लास्ट के 2 मास्टरमाइंड है, तहव्वुर राणा और डेविड हेडली, ये दोनों शिकागो में हैं। इस आधार पर 2008 में हमला हुआ, उसके अगले साल 2009 में अमेरिका ने इसे गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका इसे क्या कर लेता है? गिरफ्तार कर लेता है। अब देखिए, ये रहने वाला है कनाडा का, कांड करता है इंडिया में, गिरफ्तार होता है अमेरिका में, और भारत और अमेरिका के बीच में 1997 में ही प्रत्यार्पण संधि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हो गई थी। और इस ट्रीटी के आर्टिकल 8 के तहत अमेरिका जो है वो हमारे कैदियों को वापस भारत को सौंपेगा। तहव्वुर राणा इतना खतरनाक आदमी था, इसने एक अमेरिकी मूल के व्यक्ति को हायर किया जिसका नाम था डेविड हेडली। डेविड हेडली ही वो व्यक्ति था जो मुंबई आया था। इस पर भारतीय खुफिया एजेंसी, अमेरिकी खुफिया एजेंसी तथा ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी को पहले से डाउट था, लेकिन तहव्वुर राणा ने कह दिया कि यह व्यक्ति इमिग्रेशन सेंटर चलाता है, यानी विदेश में किसी को आने ले जाने वाला एजेंट है, तो इसे तो बहुत बार आना जाना रहेगा ही। और तहव्वुर राणा के कहने पे डेविड हेडली ने मुंबई के कैफे लियोपोल्ड हो, नरीमन पॉइंट हो, या चबल हाउस हो, या छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो, या मुंबई का ताज होटल हो, नरीमन पॉइंट हो, ओबराय होटल, ट्राइडेंट होटल, जितने भी जगह थे जहां ब्लास्ट हुआ था, इसी ने उसकी पूरी तरह से फोटोग्राफी की थी, वीडियो रिकॉर्डिंग किया था। कहां पर आतंकवादी आएंगे, कहां पे होटल में रुकेंगे, कहां से टैक्सी लेंगे, तहव्वुर राणा के कहने पे डेविड हेडली ने किया था। डेविड हेडली अभी अमेरिकी जेल में है और इसे भारत लाया जा चुका है, और इसी ने पूरा ताज होटल में ब्लास्ट का कांड रचा और मुंबई का नक्शा खींचा। देखिए, मुंबई जो है ये है आपकी मुंबई, लेकिन मुंबई यह है, इधर भी समुंदर, इधर भी समुंदर, नीचे भी समुंदर। तो मुंबई के ऊपर ये वाला एरिया आता है ठाणे, और ये वाला एरिया आता है कल्याण, तो ये सब थोड़ा दूर हो जाते हैं। और ये है आपका नवी मुंबई। अभी विकसित किया जा रहा है नवी मुंबई को, क्योंकि फ्यूचर नवी मुंबई में है। लेकिन मुंबई में जो सबसे महंगे एरिया है वो ये तो है आपका मुंबई। मुंबई का सबसे महंगा एरिया ये साउथ मुंबई है। तो आतंकवादियों को डेविड हेडली ने बताया था कि यहीं पर ज्यादा तुम्हें टारगेट करना है। यही कारण है कि उसने साउथ मुंबई, ये मुंबई का नक्शा है, ये तो पूरे अगल बगल का भी है, इसमें यहां पर मुंबई में इसने चबल हाउस पे, कैफे लियोपोल्ड जहां यहूदी हैं, ताज होटल के सामने यहां पर ओबराय होटल, ट्राइडेंट होटल, यहां पर पूरा मारधार मचा दिया।
और यहीं पे आतंकवादी कामा हॉस्पिटल में घुस गए, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पे हमला कर दिया। ये सारा प्लानिंग डेविड हेडली का था जो जेल में है, और डेविड हेडली का जो गुरु था वो तहव्वुर राणा, भारत ने उसे अपने अमेरिका से एक्सट्राडिशन संधि के तहत वापस बुला लिया है। तहव्वुर राणा के वकील ने अमेरिका सरकार पर इतना प्रेशर बनाया कि इसे भारत नहीं भेजा जाए, कहा कि भारत में इसको मार दिया जाएगा, नहीं इज्जत न किया जाएगा इसको, तो भारत में इसे ना भेजने के लिए इसने कहा, वकील ने, अमेरिका सरकार से कि इसको 33 गो बीमारी है, 33 गो, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है तो माइग्रेन है, फेफड़ा में अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, टीवी है, और इसको थायराइड का दिक्कत है, प्रोस्टेट का दिक्कत है, इसको 33 गो बीमारी बनाया कि क्रोनिक डिजीज है, बहुत बहुत 33 गो बीमारी जोड़वा दिया। लेकिन भाई साहब ये तो ट्रंप है, ट्रंप का बातें अलग है ट्रंप का नहीं, इसको भारत भेजना है। ट्रंप ने इनके वकील की एक भी बात नहीं सुनी और भारत भेज दिया गया। इसके वकील ने कहा कि भारतीय जेल की स्थिति अच्छी नहीं है और वहां पर जो सरकार है वो इतना इसका ध्यान नहीं रखेगी। अरे वकील साहब, राणा जी आपको क्या कहें, गलती मारे से हो गई। अब देखो ध्यान से, ये वकील साहब को क्या बताएं कि भारत में अभी नरेंद्र मोदी है तो कुछ हद तक इनके साथ उतना ज्यादा नहीं होगा। कहियो जो योगी आदित्यनाथ रहते, ई ऑन कैमरा गाड़ी पलट जाती, कोई कुछ नहीं कर पाता, चाहे ट्रंप होते चाहे कुछ भी। जो भारत पे इतना बड़ा हमला करेगा उसको बैठा के कोई इज्जत कर रहा है। फिलहाल तहव्वुर राणा, और ये तो अभी जेल में है, तहव्वुर राणा को एनआईए जो है अपने यहाँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे उतरते गिरफ्तार कर ली है। और किसी भी व्यक्ति को कोई जांच एजेंसी हो या पुलिस हो अपने यहाँ रखने से पहले उसे कोर्ट में पेश करना होता है। तो एनआईए इसे कोर्ट में पेश करने के लिए लेके गई। एनआईए ने इसे दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में प्रस्तुत किया और पटियाला हाउस कोर्ट ने राणा जी को कह दिया कि मुझको राणा जी माफ करना, 18 दिन का जिम्मेदारी दे दिए एनआईए को। अब एनआईए वाला क्या कांड करेगा आपके साथ हमें नहीं पता। भाई एनआईए वाले आप अपना स्वतंत्र हो यहाँ। हालांकि दिल्ली में देखेंगे तो पटियाला हाउस कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट, 30 हजारी कोर्ट, ये बड़े फेमस कोर्ट हैं। तो नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर साहब के नेतृत्व में विदेश नीति में एक चीज तो हुआ है कि भगोड़े लोग चाहे मेहुल चोकसी हो, अब अगला नंबर नीरव मोदी का है और विजय माल्या का है। इन दोनों लोग को भी बहुत जल्दी एक्स्ट्राडिशन संधि, प्रत्यार्पण संधि के तहत वापस लाया जा रहा है। विजय माल्या का लगभग हर एक रास्ता क्लियर हो चुका है। अब विजय माल्या बस आखिरी दाव लगा रहे हैं ब्रिटेन में कि हमको एसाइलम दे दिया जाए। ब्रिटेन एसाइलम देगा नहीं, वापस ये आएंगे और नीरव मोदी आएंगे। तो देखिए, भारत की संपत्ति को कोई लूट के लेके जाए, थोड़ा समय लगे लेकिन इसको जरूर वापस लेके आना है। इससे क्या है कि संवैधानिक संस्थाओं पर फेथ बनता है। जबकि आप अपने मन से सोच के देखिए कितना शातिर थे सब, ये मेहुल चोकसी हो जाए चाहे नीरव मोदी हो जाए, पीएनबी बैंक से किस तरह से लेटर ऑफ क्रेडिट निकलवा दिया, ऊपर तक जानकारी नहीं दिया, एलओयू लाया, जानकारी नहीं दिया, इवन सीबीएस सिस्टम, कोर बैंकिंग सिस्टम में भी नहीं चढ़ाया। इसका मतलब आप सोचिए कि भारत में कितने करप्ट लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसे में किस तरह से अंग्रेज जब आए होंगे सब, तो ऐसे ही ना लोगों को मिला 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 मिला, किसी राजा को मार दिया, किसी को मिला लिया, हमें गुलाम बना दिया। आज भी देखिए, पढ़ाई लिखाई से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा करप्शन कर रहे हैं। आई होप आप इस घोटाले को समझ गए होंगे। और नीट और जेई वाले जो स्टूडेंट है, कोटा के जितने बेस्ट फैकल्टी थे उन लोगों को जोड़कर हम लोगों ने ऑफलाइन भी स्टार्ट कर दिया, चाहे वो गुवाहाटी हो, प्रयागराज हो, दिल्ली हो, देहरादून हो। तो इन जगहों पे स्टार्ट हो गए हैं एकदम मिनिमम फी में। और अभी आपका 21, 22, 23 लगातार बैचेज स्टार्ट है यहाँ पे। तो जो भी बच्चे हैं, खास करके गार्जियन लोग, आपका पैसा और बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है आपको कोटा जाने की। और जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं, आप लोग का रेलवे वाले बच्चों के लिए जो एएलपी का बैच है वो 24 तारीख से स्टार्ट हो गया है, ऑनलाइन इसे ले सकते हैं। और पॉकेट जीके में तो मेरे ख्याल से जगह भी नहीं बचा होगा, ये भी स्टार्ट हो गया है। तो आपको जो भी सहूलियत लगे आप उस हिसाब से जुड़ सकते हैं। आई होप आप टॉपिक को समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।